Hello student, welcome back. Today will will today we will continue your chapter number 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा ए क्लोजर लुक ऑफ मछलीपट्टनम, सूरत एंड हम्पी। पिछली वीडियो में हमने हम्पी के बारे में पढ़ा कि हम्पी कब बना था। 1336 में 1936 में बना था और विजयनगर का यह सेंटर स्थल था। हम्पी में क्या है, बड़े बड़े जो खंडर थे देखने से पता चलता है कि वहाँ पर सीमेंट का यूज उन्होंने अपने भवन को, किले के निर्माण में नहीं किया। वहाँ की वास्तुकला विशेष प्रकार की थी। वह वहाँ पे गुंबद, भव्य मेहराब और गुंबद थे शाही भवनों में। मंदिरों को टेम्पल बनाते थे और वहाँ पे राम नृत्य करती, प्रजाजनों के मनोरंजन के लिए मंदिरों में नृत्य करती जो नारियाँ भी बताई गई है। फिर हमने सूरत को पढ़ा, जो हमारे सूरत क्या है, वेस्ट का प्रवेश द्वार है मतलब माना जाता है, और सूरत एक कमर्शियल सेंटर था। फिर उस जब जैसे जैसे वहाँ वहाँ पर मक्का का प्रस्थान का द्वार माना जाता था। और सूरत में क्या है, बहुत सारे वस्त्र सुनहरे, जैसे वहाँ का रेशमी वस्त्र, सुनहरी जो जरी की कढ़ाई की जाती थी, उन सबको बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था। बहुत मार्केट थे यहाँ पर। और सूरत को क्या है, कमर्शियल सेंटर माना जाता था। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंतिम तक क्या है, सूरत का पतन हुआ। और ये उसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि जब मुगल प्रशासन था, मुगल साम्राज्य का पतन के साथ साथ सूरत का भी हुआ। और उसका था इसलिए वहाँ पर पुर्तगालियों ने जो वहाँ के समुद्री मार्ग थे उन पर अपने अंडर कर लिया था। और अंग्रेज़ों ने क्या है, सूरत से बम्बई में अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय स्थापित कर दिया था। अब पढ़ेंगे हम फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स मछलीपट्टनम, मतलब जोखिम भरा दौर मछलीपट्टनम के लिए। द टाउन ऑफ मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम, लिटरली फिश पोर्ट टाउन, lay on the delta of the Krishna River. In the 17th century, it was a center of intense activity. जो मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह है किसका, फिश पोर्ट है। यहाँ पर मछलियों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता था। और यह है कृष्णा रिवर पर, डेल्टा जो कृष्णा रिवर के डेल्टा पर स्थित है। यहाँ जो मछलीपट्टनम में 17th सेंचुरी में यहाँ अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग तरह के गतिविधियों का यह नगर माना जाता है। बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्ट टू कंट्रोल मछलीपट्टनम एज इट became the most important port on the Andhra coast. The fort at Mustipatnam was built by the Dutch. डच यानी कि हॉलैंड को, या डच और इंग्लैंड दोनों देशों ने, ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर अपना कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, बहुत बार इस पर आक्रमण किया। और क्योंकि तब वह आंध्र तट का सबसे इम्पोर्टेंट पतन मतलब सेंटर जो कोस्टल एरिया बन गया था। और मछलीपट्टनम का जो फोर्ट है, किला है, वह किसने बनाया, डचों ने बनाया, हॉलैंड वासी उन्हें बनाया है। द क्वादशाही रूलर्स ऑफ गोलकुंडा imposed royal monopolies on the sale of textile, spices and other items to prevent the trader passing completely into the hands of the various East India companies. गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों और मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार वहाँ पे लागू कर दिया था, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया की कंपनी के हाथों में ना चला जाए। उन्होंने यहाँ पर क्या है, मसालों पर शाही एकाधिकार, अपना राज्य का अधिकार कर लिया था, ताकि अंग्रेज और दूसरे कोई बाहर से आकर इस पर अपना नियंत्रण ना कर ले। फायर्स competition among various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu, Komati, Chettis, and European traders made the city populous and prosperous.
और विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कॉमिटी चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया था। As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other. In 1686-1687, Mughal Emperor Aurangzeb annexed Golconda और जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो स्वयं एक क्या सौदागर थे, डचों और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना उसने डचों और अंग्रेज़ों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया और 1686 से 87 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला दिया था। This caused the European companies to look for alternatives. It was a part of the new policy of the English East India Company that it was not enough of a port had connections with the production centers of the hinterland. The new company trade centers, it was felt, should combine political, administrative, and commercial roles. As the company traders moved to Bombay, Calcutta, present day Kolkata, and Madras, present day Chennai, Mustipatnam lost both its merchants and prosperity and declined in the course of the 18th century, being today nothing more than a dilapidated little town और अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की क्या है समस्या खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेशों के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, मतलब सेंटर के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी उनको आवश्यकता महसूस हुई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारिक बम्बई, वर्तमान में मुंबई, कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता और मद्रास, चेन्नई चले गए, तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्ध दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान क्या है इसका भी पतन होना शुरू हो गया। आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। मतलब मछलीपट्टनम का क्या पतन हो गया था जब अंग्रेज और डच वहाँ से चले गए थे। अब है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, नए नगर और व्यापारी। In the 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textile, which had become popular both in Europe and West Asia. 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, और जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगहों पे क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रिय थे, पॉपुलर थे। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. अंग्रेजों और डचों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने मिलकर बनाई, और इनिशियली ग्रेट इंडिया ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अबुल गफार एंड बिरजी बोरा, who owned a large number of ships, competed with them. However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agents. Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में क्या थे, अपने शिप थे, जहाज थे, उनका मुकाबला किया, लेकिन
यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर, जो यूरोपीय कंपनी थी, इन्होंने क्या है सी ट्रेडर पर क्या अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया और नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए उन्होंने क्या है मजबूर कर दिया था। अतः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में यहाँ पर वह उभर कर स्थापित हुआ है। क्या कमर्शियल और राजनीतिक पॉलिटिकल पावर उनके यहाँ बड़ा बन गया था, जिसके कारण उसके बाद से उन्होंने यहाँ पर लगभग 200 वर्ष तक अपना राज किया। The spurt in demand for goods like textile led to a great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में अब तेजी आने लगी। अधिकारी लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत इनका क्या शिल्प भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। With more and more people taking them up, Indian textile design became increasingly refined. However, this period also saw the decline of the independence of craftspersons. They now began to work on a system of advanced, which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agents. Weavers no longer had the liberty of selling their own cloth or weaving their own patterns. They had to produce the designs supplied to them by the company agents. भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन आधिकारिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता, जो शिल्पकार थे उनकी स्वतंत्रता घटने लगी और शिल्पीजन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी उन्हें उनके लिए ही कपड़ा बुनना होता था और अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की उनको फ्रीडम नहीं थी। अब बुनकर को नहीं थी, उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिज़ाइन के कपड़े उन्हीं के मांग के अनुसार, मतलब जैसे कंपनी की मांग उसके अनुसार बनाने होते थे और कंपनी उसका प्राइस वगैरह फिक्स करती थी। द 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which are नोडल सिटीज़ टुडे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का क्या है उदय हुआ, जो आज प्रमुख क्या है हमारे नोडल है, मतलब महानगर है। क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडर मेजर चेंज एज मर्चेंट्स एंड आर्टिसन सच एज वीवर्स वर मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन्स एस्टेब्लिश्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज विद इन दीज न्यू सिटीज़। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े चेंजेस आए जब बुनकर, जो वीवर्स हैं और कारीगर हैं तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए, यानी कि ब्लैक यानी कि देसी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन में ही सीमित कर दिया गया। The blacks or native traders and craftspersons were confined here while the white rulers occupied the superior residence of Fort St. George in Madras and Fort St. William in Calcutta. The story of crafts and commerce in the 18th century will be taken up the next year. इसमें क्या है, जबकि गोरे शासक ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता के फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने, जो बड़ी बड़ी उनकी कोठियाँ थी, वहाँ पे अंग्रेज़ अब अपने निवास स्थान उन्होंने बना लिए, अपने लिए आवास बनाया। और 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी को हम नेक्स्ट ईयर अगले साल क्लास 8 में इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थे ट्रेडर्स
यहाँ भी मार्केट बनाई गई है कि किस तरह से गोरे लोग इंडियंस को अपने कामकाज के लिए प्रोत्साहित करते थे। अब है वास्को द डिगामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। जो वास्को डिगामा है उन्होंने क्या है 1448 में क्या उन्होंने इंडिया की खोज की है। और वास्को डिगामा जो है समुद्र पुर्तगाली है और वह समुद्र मार्ग से भारत पहुंचे थे। जो कोलंबस है उन्होंने वह इंडिया की खोज करना चाहते थे लेकिन वह गलती से अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने अमेरिका की जो है खोज की थी। यह है वास्को डिगामा।